Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about hydrocarbons, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज से बात को शुरू करनी है. तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन बाय हैविंग अ लुक एट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमने आज की डिस्कशन को शुरू करना है. तो अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट देयर फिजिकल स्टेट. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 इज अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स की फिजिकल स्टेट से पहले एक मैं आपको जनरल बात बता देता हूँ which is applicable on all organic compounds. I think I've told you this before कि organic compounds के जो physical properties होती हैं जैसे melting and boiling points हैं, it is related to its molecular mass. Generally अगर आपने इसको लिखना है तो we can write it down like this. जो physical properties होंगी, it is directly proportional to the molecular mass of a substance. Now this relationship is applicable on organic compounds. जितना molecular mass को बढ़ाते जाओगे उसका physical state भी उसी हिसाब से change होता जाएगा. इस बात को आप क्या कर सकते हैं, you can prove this relationship with respect to alkane molecules. ठीक है, अल्केन मॉलिक्यूल्स के एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पहले 4 अल्केन मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन है, C2H6 इथेन है, C3H8 प्रोपेन है एंड C4H10 ब्यूटेन है. ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, पहले 4 मॉलिक्यूल्स हैं अल्केन फैमिली के. इनके फिजिकल स्टेट को एनालाइज जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं गैस की हालत में. दीज 4 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. ठीक है, ये गैस की हालत में मौजूद होते हैं. इसके बाद जब हम क्या करेंगे, जब हम 5 कार्बन एटम पर आ जाएं C5H12 पर, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ पेंटेन. पेंटेन मॉलिक्यूल से अल्केन फैमिली की लिक्विड स्टेट शुरू होती है. ठीक है, सो पेंटेन से लेके यू एक्सटेंड इट अप टिल C17H36 हेप्टाडीकेन. पेंटेन मॉलिक्यूल से लेके हेप्टाडीकेन तक ये जो 12 मेंबर्स मौजूद हैं इस रेंज के अंदर, अगर आप इनका फिजिकल स्टेट चेक करोगे तो ये मौजूद होते हैं किस हालत में, दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट. और जो सॉलिड स्टेट है अल्केन मॉलिक्यूल्स में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 कार्बन एटम्स. तो C18H38 से आगे जितना प्रोसीड करते जाओगे ये सारे के सारे आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे. सॉलिड भी कैसे होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वैक्सी सॉलिड. मोम जैसे सॉलिड होते हैं, बहुत ही नरम सॉलिड्स होंगे. दे आर नॉट वेरी टफ या नॉट वेरी हार्ड नहीं होते. अब इसमें एग्जांपल सॉलिड स्टेट की अगर आपने देनी है तो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ वासलीन व्हिच इज यूज्ड एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट फॉर द स्किन. इट वुड कंटेन 25 कार्बन एटम्स इन इट. तो यहाँ से इसके सख्ती का अंदाजा लगा लो, हार्डनेस की, ये कितने हार्ड होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो था अबाउट द फिजिकल स्टेट जिसमें हमने पूरे के पूरे अल्केन फैमिली को डिवाइड कर दिया 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में, गैस, लिक्विड और सॉलिड. सेकेंड नंबर पर हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट्स सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का मतलब है इट्स एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट. सॉल्युबिलिटी के लिए आपने एनालाइज करना है अल्केन्स के नेचर को. एंड बाय नेचर देखा जाए तो जो अल्केन मॉलिक्यूल होता है, अल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर इन नेचर. अब नॉन पोलैरिटी की वजह क्या है, बिकॉज अल्केन मॉलिक्यूल्स में अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की तादाद का जिक्र करें तो इट इज गोइंग टू बी आइदर कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड. ये 2 मुख्तलिफ किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं अल्केन मॉलिक्यूल्स के अंदर. अब इसमें कार्बन कार्बन जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, ऑब्वियसली इट इज 0, बिकॉज सेम एटम्स के दरमियान जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होती है. और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता. इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
पॉसिबिलिटी डिफरेंस नहीं होती कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो सके। तो पोलैरिटी इसमें होती नहीं है। दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब हैं, इनको अगर हम इस्तेमाल करें किसके तौर पर, इफ वी यूज दीज मॉलिक्यूल्स एज सल्यूट के तौर पर अगर आप इनको इस्तेमाल करो और इनको अगर आपने डिसॉल्व करना है किसी सॉल्वेंट में, तो दैट सॉल्वेंट हैज टू बी अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होंगे। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जिसका नेचर जैसे होता है वो उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है सॉल्वेंट्स की, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अल्केन मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर सकते हो। इसमें एग्जांपल सबसे पहले तो गिवन है बेंजीन की। बेंजीन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपने लिखना है, यू कैन राइट ऑन C6H6। नंबर 2 पर यू कैन गिवन द एग्जांपल ऑफ ईथर। ईथर को जनरली लिखना है विदाउट स्पेसिफाइंग इट, तो आप इसे लिख सकते हो लाइक दिस RO and R. This represents an ether molecule. तीसरे नंबर पर you got carbon tetrachloride which is CCl4, ठीक है। और सबसे आखिर में you got acetone. Acetone is written like this. Acetone is written as CH3, C double bond O and CH3। तो ये 4 सॉल्वेंट्स आपको गिवन है जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अल्केन्स को डिसॉल्व करके उनका सॉल्यूशन बना सकते हो। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की, विच शुड बी अगेन रेफर टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बात बताई है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। तो पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 3 जो है, इसमें जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 2 चीज़ों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं अल्केन्स के, उनके बीच में जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं ना, उनके बीच में आपको क्या मिलेगा, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ an alkane family would be between 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कंसेक्यूटिव मेंबर्स का मतलब यहाँ से इसको समझने की कोशिश करें, मीथेन और इथेन, इथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं जो ऊपर नीचे मौजूद हों, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में अगर आप कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिफरेंस कैलकुलेट करो तो वो कितना होता है, इट इज राउंड अबाउट CH2। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है। CH2 इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मिथाइलिन ग्रुप। तो मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है CH2 12 और 2 14, यानी मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस जो आ रहा है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द अल्केन फैमिली, इट इज 14, ठीक है। 14 का डिफरेंस जब आएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस वुड स्टैंड एट 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। This would be the difference in the boiling points between 2 consecutive members। यानी आप उसको क्या कर सकते हो, point basically is कि आप उसको quantify कर सकते हो। You can quantify the boiling point difference between 2 consecutive members of the alkane family, which is supposed to be 20 to 30 degrees centigrade because of the increase in 1 carbon and 2 hydrogen atoms। लेकिन मसला ये है कि आप इसको क्या नहीं कर सकते, जो बॉइलिंग जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स को आप इस तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो क्वांटिफिकेशन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, राइट। तो ये तो पॉइंट हो गई किसके बारे में, दिस इज अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स, ठीक हो गया। एंड लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट व्हाट, यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन अल्केन्स, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बात की है कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो होते हैं उनको हम इंडिकेट करते हैं विथ द प्रीफिक्स n, कैपिटल स्मॉल n बल्कि, ठीक है, नॉर्मल से इंडिकेट करते हैं। तो स्ट्रेट चेन अल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ब्रांच्ड चेन से ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको अप्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स। यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर एन ब्यूटेन का। एन ब्यूटेन स्ट्रक्चर इज रिटन लाइक दिस, CH3 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। दिस इज एन ब्यूटेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम चेक करें तो इट इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड। Boiling point of this molecule is 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो ऑपोजिट है, इसका जो आइसोमर है, आइसोब्यूटेन, इट्स स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस, CH3 CH CH3 और CH3। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज अराउंड -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड। -10.2 degree centigrade would be the boiling point of isobutane। तो you can clearly see कि जो straight chain alkanes होते हैं उनके boiling points branched chain alkanes से काफ़ी ज़्यादा हैं। They have higher boiling points। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो डेंसिटीज हैं, डेंसिटी का आपको पता है कि डेंसिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है, डेंसिटी इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, m/v। ये फॉर्मूला है जिससे डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। और अल्केन्स की जो डेंसिटी है इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगेन, कार्बन एटम्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल के अंदर उतनी ही उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो इसकी भी रिलेशनशिप को आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस कि डेंसिटी बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ carbon atoms present in the structure of alkanes। कार्बन एटम्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप क्या करो, इफ यू कंपेयर द फर्स्ट 4 अल्केन मॉलिक्यूल्स, तो ब्यूटेन की जो डेंसिटी होती है वो मीथेन से ज्यादा होती है। क्यों? ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं और मीथेन के अंदर सिर्फ 1 कार्बन एटम मौजूद होता है। ठीक है, सो ये है रिलेशनशिप इसका। और अगर आपने क्या करना है, इसकी रेंज को लिखनी है, तो यू कैन से कि डेंसिटीज रेंज फ्रॉम 0.62 ग्राम्स पर ml। ठीक है, मिनिमम जो डेंसिटी है अल्केन की वो कितनी है, 0.62 ग्राम्स पर ml होती है। और मैक्सिमम जो यहाँ पर गिवन है 0.79, मैक्सिमम जो डेंसिटी है इट इज 0.79 ग्राम्स पर ml, ये गिवन है। तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम डेंसिटी वैल्यूज हैं विच कैन बी अप्लाइड ऑन अल्केन्स। एंड यू नो कि इनकी वैल्यू से हमें अंदाजा हो रहा है कि जो डेंसिटीज अल्केन्स की होती हैं वो पानी से बहुत कम होती है। बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी कंपैरिजन अगर हम पानी की डेंसिटी के साथ करें, डेंसिटी ऑफ H2O will be equal to 1 ग्राम पर ml होता है। 1 ग्राम पर ml है, तो उस हिसाब से डेंसिटीज इनकी कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब ये हल्के होते हैं, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी जो उसका भारीपन क्या होता है, बेसिकली उसका भारीपन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डेंसिटी कम होगी तो फ्लोट करेंगे। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को बाकायदा घरों में भी आप करके देख सकते हो। थोड़ा सा तेल लेके जब आप पानी में डालोगे तो तेल पानी में डूबता नहीं है, तेल पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो इससे बात साबित हो जाती है कि इसकी कोई डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और जो इसका गाढ़ापन भी है, विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। कोई भी चीज कितना गाढ़ा होगा वो इसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मॉलिक्यूलर मास आप उसका बढ़ाओगे उतना ही उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, विस्कोसिटी ऑफ अल्केन्स, it is directly proportional to its molecular mass। molecular mass जितना ज़्यादा होगा viscosity भी अल्केन्स की उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दिस वाज द रिलेशनशिप या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अल्केन्स के हमने कवर कर लिए। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। किससे? दे आर रिलेटेड टू अल्केन्स, अल्केन से भी मिलती जुलती हैं। यू विल सी साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन।
ठीक है। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी रिप्रेजेंट देम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। जैसे साइक्लोप्रोपेन को अगर आपने लिखना है तो यू विल रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। और साइक्लोब्यूटेन जो है उसको आमतौर पर हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लो, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज साइक्लोप्रोपेन एंड दिस इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, अगर इन दोनों का फिजिकल स्टेट चेक किया जाए तो ये दोनों मौजूद होते हैं किस हालत में? रूम टेम्परेचर के अंदर। दीज टू आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस की हालत में मौजूद होते हैं, ठीक है। 5 से ज्यादा ब्यूटेन तक कर लिया। साइक्लोपेंटेन से आगे जितने होंगे वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में होंगे। और आपको पता है कि साइक्लोपेंटेन को हम अगर डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसे, तो वी विल रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पेंटागन, पेंटागोनल शेप में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन को जाहिर करता है। और साइक्लोपेंटेन के आगे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे होंगे किस हालत में? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड स्टेट में ये मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले तो बात होगी फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट को हमने बाइफरकेट कर दिया गैस और लिक्विड की हालत में, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां तक इनकी सॉल्युबिलिटी का ताल्लुक है, तो जो अल्केन्स हैं, अगर आप इनको साइक्लो अल्केन्स को अगर हम इस्तेमाल करें किसके तौर पर? इफ यू यूज देम एज सॉल्यूट्स, और इनको डिसॉल्व करने के लिए अगर आप कोई सॉल्वेंट ढूंढोगे, देन दैट सॉल्वेंट हैज टू बी अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। Why? Because cycloalkanes भी alkanes की तरह क्या होते हैं? They are non-polar in nature. Polarity इनमें बिल्कुल जीरो होती है, या अगर ज्यादा भी हो गई तो इतनी ज्यादा नहीं होती कि इनके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो सके। तो वो जब मौजूद नहीं होते तो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल किसको करेंगे? We will be using a non-polar solvent. तो ये सल्यूट है तो सॉल्वेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट को। जैसे एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्केन्स के केस में या तो बेंजीन को इस्तेमाल करोगे या ईथर को इस्तेमाल करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनको सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो? यू कैन इजीली डिसॉल्व साइक्लोअल्केन्स, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने आपको अल्केन्स में कहा, वही रिलेशनशिप यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ या बॉइलिंग पॉइंट हुआ किसका? ऑफ साइक्लोअल्केन्स, इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर आपने इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को इंक्रीज करना है तो मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाने के लिए आपने स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं उनकी तादाद को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करोगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाती हैं, डेंसिटीज भी इनकी कम होती हैं, ठीक है। जनरली आप ये कह सकते हो कि साइक्लोअल्केन्स आर मॉलिक्यूल्स व्हिच पोजेस लो डेंसिटीज। डेंसिटीज बहुत कम होती हैं, इतने ज्यादा भारी नहीं होते। लाइक आई सेड बिफोर, इफ यू ट्राई टू मिक्स देम विद वाटर, दे आर गोइंग टू फ्लोट अबव इट, फ्लोट करेंगे, और ये क्या नहीं करते? पानी में डिसॉल्व या उसके अंदर सिंक नहीं होते, ठीक है। जबकि लिक्विड साइक्लोअल्केन्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ? विल कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स या स्ट्रक्चर जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स का है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो अल्केन्स के बारे में एक बात समझ लें, जब हम इसको विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करें तो आपने ये लिखना है कि अल्केन का बेशक जो भी मॉलिक्यूल हो, if the molecule is alkane, it would possess hybridization which is classified as this sp3 hybridization. अल्केन मॉलिक्यूल्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक जो s ऑर्बिटल है, इट मिक्सेस विद 3p ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स। इसमें एग्जांपल आप मीथेन की अगर लेना चाहो तो उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले मेंशन करोगे कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, लाइक दिस 2s1 2px1
2py1 2pz1। ये रहा वैलेंस शेल कार्बन एटम का। अब इसको आपने तकसीम किया 4 हिस्सों में, ठीक है। इन चारों ऑर्बिटल्स को अगर आप आपस में मिक्स करते हो तो आपको 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। 4 hybrid sp3 orbitals are produced when you mix these 4 orbitals together। और वो अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे? They are arranged in the form of a tetrahedron, जिसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो like this। एक ऑर्बिटल आपने ये बनाया, दूसरे ऑर्बिटल को आपने ऐसे बनाया, तीसरे ऑर्बिटल को आपने ऐसे बनाया और चौथे ऑर्बिटल को आपने ऐसे बना लिया। इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने मीथेन मॉलिक्यूल को कंप्लीट करना है, ये सिर्फ कार्बन एटम के 4 लोब्स हैं, इनको अगर आपने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करवाया तो मीथेन का मॉलिक्यूल कंप्लीट होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, कार्बन के ओवरलैप को हाइड्रोजन के साथ ऐसे शो कर सकते हो। एक ओवरलैप ये हुआ, दूसरा ओवरलैप ये हुआ, तीसरा ओवरलैप ये हुआ और चौथा ओवरलैप जो है वो ऐसे होता है। तो 4 ओवरलैप से बेसिकली आपने क्या किया, आपने मीथेन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर दिया लाइक दिस। अब इसमें जो ओवरलैप्स आपको नजर आ रहे हैं, इस ओवरलैप्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज sp3s ओवरलैप। इसको sp3s ओवरलैप कहते हैं। एंड इन केस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल टोटल जो ओवरलैप्स इन 4 हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। sp3 ओवरलैप में या sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसमें गुंजाइश पाई बॉन्ड की मौजूद नहीं है, ठीक है। ये बात शायद मैंने आपको पहले ही बताई है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त भी ये बात क्लियर हुई थी कि अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ ये 2 मुख्तलिफ किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड्स मिलेंगे। एक कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, और सिग्मा बॉन्ड की प्रोडक्शन के साथ साथ अगर आप इसका बॉन्ड एंगल चेक करोगे तो बॉन्ड एंगल इज अराउंड 109.5 डिग्रीज। तो ये 2 चीजें आपने स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स में याद रखनी है। अल्केन्स पोजेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन व्हिच गिव्स अ स्पेसिफिक टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इनकी बॉन्ड एंगल है वो तकरीबन 109.5 डिग्रीज होती है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपने ये 2 पॉइंट्स लाजमी मेंशन करने हैं। जहां तक साइक्लोअल्केन्स का स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, साइक्लोअल्केन्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट शेप्स, बिकॉज एज यू नो साइक्लोअल्केन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। रिंग फॉर्म में मौजूद है, तो रिंग फॉर्म में मौजूदगी की वजह से आप इसको क्या करोगे, मुख्तलिफ शेप्स में बना के इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हो। जैसे साइक्लोप्रोपेन अगर है तो साइक्लोप्रोपेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। साइक्लो जो ब्यूटेन है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। साइक्लोपेंटेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पेंटागन। और इसी तरीके से अगर आप साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसको हम यहाँ पर ऊपर बना लेते हैं ऐसे, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेक्सागन लाइक दिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं साइक्लोअल्केन्स के, वी रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। स्टेबिलिटी देख लेते हैं और फिर हम मूव करेंगे इसकी रिएक्टिविटी की तरफ। स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको जनरली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको बताई थी। स्टेबिलिटी का मतलब किस हद तक मॉलिक्यूल स्टेबल है, उसको डिकम्पोज करना कितना मुश्किल है, ठीक है। तो उस वक्त भी प्रॉबेबली शायद मैंने आपको बताया होगा कि अल्केन्स को डिकम्पोज करने के लिए आपको 500 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इसकी डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक दीज आर प्रीटी स्टेबल। मतलब आसानी से आप क्या नहीं कर सकते, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स इनके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं उसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। दे कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज्ड, दे आर प्रीटी स्टेबल कंपाउंड्स।
अब आपस में, ये तो जनरल मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, आपस में अगर आप इनकी कंपैरिजन करके देखोगे अल्केन मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो ब्रांच्ड चेन्स हैं वो नॉर्मल चेन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2-methyl propane है, 2-methyl propane is a structure which can be drawn like this. इसकी जो स्टेबिलिटी होती है इट इज ग्रेटर देन नॉर्मल ब्यूटेन, और नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जनरल आइडिया ये है कि अल्केन्स अगर स्ट्रेट चेन फॉर्म में मौजूद होते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, और ब्रांच्ड चेन फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ब्रांच चेन के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। साइक्लो अल्केन्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, तो साइक्लो अल्केन फैमिली में अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं विच आर अनस्टेबल, तो उसके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ लाइक दिस। एक ये रहा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है विच इज अनस्टेबल वुड बी दिस। ठीक है, तो इन दोनों को कलेक्टिवली आप क्या कह सकते हो, यू कैन से कि दीज टू मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द साइक्लोअल्केन फैमिली। साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोब्यूटेन हुआ, इनको तोड़ना बहुत ही आसान होता है, और जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स की तादाद को बढ़ाते जाते हो, जैसे पेंटेन और हेक्सेन की तरफ आप गए, तो उनकी डिकम्पोजिशन बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये जो इनर्टनेस होती है, इनर्टनेस का मतलब अब आते हैं हम किसकी तरफ, वी कम टुवर्ड्स दी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की तरफ हमारे, यहाँ पर तो हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लिया। बिफोर वी कैन डिस्कस द डिटेल्स, लेट मी गिव द हेडिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन्स। रिएक्टिविटी में आपने अल्केन्स की अगर आप बात करें तो आपने इसके नाम की तरफ रेफरेंस देना है। ठीक है, अल्केन्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स, और उस वक्त भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि पैराफिन्स का जो मतलब बनता है दैट इज लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब ये है कि आमतौर पर अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अनलेस एंड अनटिल यू डू समथिंग स्पेशल, अल्केन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी मेड टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते, कंपैरेटिवली इनर्ट होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब हमने क्या करना है, इसकी इनर्टनेस की, ये रिएक्ट क्यों नहीं करते, इसकी हमने रीजंस देखनी है। ठीक है, रीजंस की एनालिसिस जब हम करें तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स में, तो आप पहला पॉइंट तो यही लिखोगे कि जो अल्केन्स होते हैं बेसिकली अल्केन्स आर अनरिएक्टिव, जनरली अनरिएक्टिव होते हैं। तो इसकी अनरिएक्टिविटी की रीजन क्या है, इसमें पहला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि जो कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड है दिस इज लीस्ट पोलर। कार्बन H बॉन्ड इज लीस्ट पोलर। लीस्ट पोलर का मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद नहीं होते। जब पोलैरिटी नहीं होती, जब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद नहीं होते, तो इसको दूसरों के साथ रिएक्ट करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। जैसे एसिड्स हुए या बेसेस हुए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये सारे के सारे ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनमें चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो इनके साथ ऐसी स्पीसीज को अगर आप मिलाओगे जिसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है, तो फिर उसमें रिएक्शन करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो कार्बन हाइड्रोजन की पोलैरिटी बिल्कुल अगर होती भी है तो वो बहुत कम होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है, अब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है बिटवीन टू सेम एटम्स या सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम्स के दरमियान अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो तो ऐसे होता है कि जिसको आप क्लासिफाई कर सकते हो एज कंप्लीटली नॉन पोलर, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं होती। ठीक है, बिकॉज एक जैसे एटम्स जब हों तो वो क्लासिफाई कैसे होता है, इट इज क्लासिफाइड एज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के तौर पर इसको क्लासिफाई किया जाता है बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेम एटम्स। तो इसकी वजह से भी ये रिएक्ट नहीं करते। देयर इज नो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड का मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर कैसे कर सकते हो, यू कैन डॉक्यूमेंट इट लाइक दिस, एब्सेंस
ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस की वजह से भी रिएक्टिविटी थोड़ी इसकी कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीजेस। और नो अनसैचुरेशन पॉइंट, अनसैचुरेशन पॉइंट मींस एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में आप क्या कर सकते हो, ये मेंशन कर सकते हो कि इसमें एब्सेंस है, किसकी, एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स, बिकॉज पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि वो कमजोर होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ के हवाले से अगर हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की कंपैरिजन करके देखें तो सिग्मा बॉन्ड्स आमतौर पर ताकतवर होते हैं, उनको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू अ पाई बॉन्ड व्हिच इज मेंशन्ड ओवर हियर। तो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस सिर्फ आपको अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे व्हिच आर अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जो सिग्नल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, अल्केन्स होते हैं, उसमें ये चीज मौजूद नहीं होती। कोई इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो या इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूक्लियोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो ये दोनों सेंटर्स इसमें मौजूद नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक पॉइंट्स मौजूद नहीं होते जिससे आप रिएक्शन को शुरू करवा सको, ठीक है। और लास्ट पॉइंट पे यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि इसको यू मेंशन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स की प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। पाई बॉन्ड अगर मौजूद होते तो पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान था फिर भी, लेकिन सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना इट इज नॉट दैट इजी, इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। तो तोड़ना जब मुश्किल होता है तो इसकी वजह से इनका रिएक्शन जो है वो आमतौर पर जितने भी रिएजेंट्स हमारे पास होते हैं, जिनका मैं गिनवा चुका हूँ आपके सामने, एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उनके साथ ये रिएक्शन को शो नहीं करते। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, अगर हम इनके रिएक्शंस को एनालाइज करें, दे स्टिल मैनेज टू शो सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच कैन बी लिस्टेड। इसको मैं लिस्ट करता हूँ अभी आपके सामने। Reactions shown by alkane molecules. अल्केन्स कौन कौन से रिएक्शंस को ये शो करने की एबिलिटी रखते हैं? सबसे पहला जो रिएक्शन है जो अल्केन्स शो करेंगे, इफ यू अप्लाई प्रॉपर कंडीशंस, दैट वुड बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सबसे पहले टाइप है रिएक्शंस का जो अल्केन मॉलिक्यूल्स शो कर सकते हैं। एंड द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है वो है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। नंबर 2, थर्मल मीन्स दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व हीट, और थर्मल के बाद आपने क्या करना है, आपने कैटालिटिक रिएक्शंस को मेंशन करना है, ऐसे रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो ये दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो अल्केन मॉलिक्यूल्स शो तो करेंगे, लेकिन इनको भी इलस्ट्रेट करने के लिए यू नीड द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस अप्लाई करने पे इस तरह के रिएक्शंस को ये शो करेंगे, ठीक है। और ये रिएक्शंस को शो कैसे करेंगे, वी विल डिस्कस इट होपफुली द नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।